अगर रिकॉर्ड हुआ होगा फिजिक्स का तो मैं अपलोड कर दूंगा। चलें, पहले तो भाइयों को पढ़ लें। ओके 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 ओके। हाँ भाई, चैप्टर का नाम बताएं। सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट आ जाएं भाई, ये आपकी सपोर्ट एंड मूवमेंट। हाँ मुझे बताएं, सपोर्ट आपको यानी एनिमल को कौन दे रहा है? सपोर्ट आप कहेंगे सर एनिमल्स को सपोर्ट देने के लिए बोन चाहिए, उनके साथ कार्टिलेज भी हैं। वेरी गुड। और प्लांट को सपोर्ट देने के लिए क्या चाहिए भाई? टिश्यू। कौन से? सबसे बढ़कर जो सपोर्ट देते हैं वो स्केलेरन कायमा देते हैं, क्योंकि डेड है, सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा होती है। स्केलेरन कायमा में लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। स्केलेरन कायमा हाईली सपोर्टिव होंगे ये। उसके बाद पोलन कायमा, उसके बाद लीस्ट सपोर्टिव प्लांट टिश्यू और पैरन कायमा, क्योंकि वाटर की वजह से सपोर्ट देते हैं। अगर वाटर निकल जाए तो वो सपोर्ट नहीं दे पाते। आपने सुना होगा, देखा होगा, जब दोपहर का टाइम होता है, ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा ट्रांसपैरेशन होती है, तो पानी लॉस हो जाता है, तो लीफ मुरझा जाते हैं। टर्जिडी गिर गई, टर्जिडिटी तो सपोर्ट गई। तो ये टर्गर प्रेशर पे इनकी सपोर्ट डिपेंड करती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की। बहरहाल हम एनिमल को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे एक और बात बताएं, एनिमल को मूव कौन करवाएगा भाई? आप कहेंगे सर मसल्स, और उसके साथ बोन भी चाहिए, और बोन के साथ ज्वाइंट भी जरूरी है। क्यों भाई बोन जरूरी है मूवमेंट के लिए? क्योंकि मसल बोन पे अटैच है। ज्वाइंट क्यों? क्योंकि ये आपकी बाजू ऐसे ऐसे चल रही है, या आपकी मैंडिबल चल रही है इस ज्वाइंट, टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट की वजह से। बहरहाल ये जो ज्वाइंट हैं और बोन हैं, ये हेल्प करते हैं मसल को लोकोमोट करने में। एक्चुअल अगर मैं पूछूं लोकोमोट कौन करवाएगा, मूवमेंट कौन कराएगा? मसल। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे इंजन है और टायर है, इंजन है और टायर है, तो टायर का काम कौन करेगा, इंजन का काम कौन करेगा? बोन और मसल में से। इंजन बोन टायर है, बिल्कुल। बोन इंजन नहीं है बाबा, बोन टायर है। टायर को चलाने वाला इंजन है, यानी मसल है, यानी मसल। इंजन और दी मसल्स काम करने वाले मसल हैं। काम करने के लिए बोन को भी यूटिलाइज किया जा रहा है आसानी के लिए। ओके, आप इधर से इधर से इधर से इधर ऐसे करते हैं। आपके अगर बोन नहीं होते तो ये आपके आर्म्स और ये आपके लेग ऐसे ज्यादा मूव नहीं करते। ओके, आ जाएं आगे। तो भाई ये आपका सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर है, जिसमें आपको बोन पढ़ने हैं, कार्टिलेज पढ़ने हैं, मसल पढ़ने हैं और ज्वाइंट पढ़ने हैं। और ज्वाइंट की एक डिजीज पढ़नी है, आर्थराइटिस। ग्वाटी भी थी पिछले सिलेबस में। इस सिलेबस में ग्वाटी का बड़ा एहसान कर दिया है पीएमसी वालों ने। पूरे बायोलॉजी सिलेबस में, आई थिंक सारे सिलेबस में से ग्वाटी एक डिजीज जो कि 2 लाइंस 3 लाइंस की थी, वो निकाल के छोड़ी है पीएमसी ने कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं होगी। ठीक है ना, गाउट। ओके, आ जाएं। तो ये आपने पढ़ना है। आज हम पढ़ते हैं बोन एंड कार्टिलेज को। तो टाइम ना वेस्ट करें और जल्दी से आ जाएं, मुझे समझाते जाएं कि बोन और
कार्टिलेज क्या है? आप कहेंगे सर बोन आर दी कनेक्टिव टिश्यू, और मैं कहूंगा कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहा जाता है भाई? कनेक्टिव टिश्यू उसे कहेंगे जो बॉडी के दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करे। तो बिल्कुल ये दोनों क्या हो गए? कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज आपका सॉफ्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और बोन आपके हार्ड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। अगर दोनों को मिला लें तो ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं दोनों। यानी कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं, एक होते हैं सॉलिड, दूसरे होते हैं लिक्विड। जो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें एक आ गया हार्ड सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन, और एक आ गया सॉफ्ट सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू जो कि आपका कार्टिलेज आ गया। ये आपके नाक में कार्टिलेज है तभी मूव कर रहा है, ये आपके यहां से मूवमेंट हो रही है, यहां से मूवमेंट हो रही है। हर बोन के टिप पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये आपका कान पूरे का पूरा ईयरपिना कार्टिलेज है, और आपके वर्टिब्रल डिस्क के बीच कार्टिलेज है। आपके जो रिब्स अटैच हुए हैं स्टर्नम से या पीछे, वहां पे कार्टिलेज है। ठीक है, तो कार्टिलेज आपकी एपिग्लोटिस कार्टिलेज है, ट्रेकिया आपकी कार्टिलेज है, ब्रोंकस पे आपकी कार्टिलेज है, सेकेंडरी ब्रोंकस पे आपकी कार्टिलेज है। ठीक हो गया, ये आपके कार्टिलेज हैं जो कि बोन को, बॉडी को आपस में, किसी न किसी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। अच्छा, एक और टिश्यू होता है ब्लड। मुझे बताएं ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहें? हाँ कह लें, कहते हैं। क्यों भाई कहते हैं? क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट करने का यह मतलब है दोनों को जोड़ के रखे? नहीं, बस कनेक्शन बना ले। तो फिजिकल कनेक्शन हो या केमिकल कनेक्शन हो, वायरलेस कनेक्शन हो, कनेक्शन होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। इस कांटेक्ट को हम जो कह रहे हैं कनेक्शन। अच्छा, ब्लड आपकी हार्ट और आपके बॉडी के सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ब्लड का भेजा गया सामान हर ऑर्गन तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? कौन है जो इनको कनेक्ट करता है? ब्लड। मिनरल, न्यूट्रिएंट, वाटर, ऑक्सीजन, साल्ट, डाइजेस्टेड फूड, पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाता है ब्लड। तो ब्लड के थ्रू आपके सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। लिवर से कुछ चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो स्किन तक जा रही है, पैरों तक जा रही है, आंखों तक जा रही है। हाँ, बोन मेरो से कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो पूरी बॉडी में घूम रही है ब्लड के थ्रू। भाई सारी बॉडी आपस में ब्लड के थ्रू कनेक्टेड है। तो ब्लड आपका कौन सा कनेक्टिव टिश्यू हो गया? लिक्विड या सॉलिड? लिक्विड या सॉलिड? लिक्विड। और बोन एंड कार्टिलेज आपके क्या हो गए? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब मुझे सुने, अगर मैं बोन के सेल की बात करूं तो बोन के सेल को मैं कहूंगा ओस्टियोसाइट। ओस्टियो का मतलब है बोन, साइट का मतलब है सेल। बोन के सेल को ओस्टियोसाइट कहेंगे। और अगर मैं कहूं कॉन्ड्रियोसाइट, तो कॉन्ड्रियो का मतलब है कॉन्ड्रिटियम सल्फेट कंटेनिंग सेल। साल्ट है जो कि यहां पे स्टोर होता है, और ये साइट का मतलब है सेल। कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, बोन के सेल को ओस्टियोसाइट कहते हैं। सेल को एज होल ये टिश्यू हैं। अब कार्टिलेज हो या बोन हो, इसमें एक लेयर होती है, और इस लेयर को कहते हैं क्या? अगर कार्टिलेज की बाहर वाली लेयर है तो इसे कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, और अगर ये बोन की बाहर वाली लेयर है
बोन की बाहर वाली लेयर है तो इसे कहते हैं पेरिओस्टियम। और ये अंदर हो गए आपके बोन के सेल्स 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 सेल्स, ये सेल्स ये सेल, ये बोन के मैंने बना लिए सेल। एक एक सेल को कहा ओस्टियोसाइट और इनको मैंने कहा कॉन्ड्रियोसाइट। इनको क्या कहा? कॉन्ड्रियोसाइट। अब ये सेल ये जो सेल्स हैं इनके बीच प्रोटीन आ जाएगी, मतलब ये प्रोटीन बना लेंगे। और ये प्रोटीन जो है कोई और प्रोटीन नहीं है, कोलाजन प्रोटीन है। और ये जो कोलाजन प्रोटीन है ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट है। कौन से सेल के बाहर प्रेजेंट है? बोन के सेल्स के बाहर प्रेजेंट है। और बहुत सारी कोलाजन प्रोटीन है बोन के सेल्स के बाहर। पता है बोन के सेल के बाहर जो ये स्पेस है जहां पे मैंने कोलाजन बनाई है, ये इस स्पेस को हम कहते हैं क्या? इस स्पेस को, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या आ गया? क्या आ गया भाई मैट्रिक्स में? आप कहेंगे सर मैट्रिक्स में आ गई कोलाजन। और देखें अगर यहां पे भी मैट्रिक्स है सेल्स के बीच, तो यहां पे भी क्या आएगा? ये आएगी कोलाजन। और यहां पे जो कोलाजन होगी वो थोड़ी बहुत होगी। और कोलाजन थोड़ी होने की वजह से सेल्स और कोलाजन के बीच एक स्पेस मिलेगी। सेल्स और कोलाजन के बीच एक स्पेस मिलेगी। इस स्पेस को, जो कि खाली जगह है, इसको हम कहेंगे लेक्यूना, जो कि एक मैट्रिक्स की जगह है। हम कहेंगे मैट्रिक्स और सेल के बीच, कोलाजन और सेल के बीच। मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं अभी? जहां पे कोलाजन है। जहां पे कोलाजन नहीं है तो वो अनफिल्ड मैट्रिक्स है। उस अनफिल्ड मैट्रिक्स को, सेल के बाहर जो खाली स्पेस है अनफिल्ड, उसे कहते हैं क्या? लेक्यूना। और मुझे बताएं लेक्यूना बोन में होगी या कार्टिलेज में होगी? बताएं लेक्यूना किस में होगी भाई? कार्टिलेज में होगी। रीजन क्या है? कोलाजन थोड़ी है। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब मेरी और बात सुने। अच्छा, मैट्रिक्स यहां पर भी है, ये मैट्रिक्स है इसकी, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ज्यादा फिल्ड है, कोलाजन ज्यादा है इसमें। और पता है कैल्शियम भी है और फास्फेट भी है इसमें, बोन के मैट्रिक्स में। अगर हम कार्टिलेज के मैट्रिक्स की बात करें तो कैल्शियम और फास्फेट नहीं है, कोलाजन बहुत कम है। इसीलिए मुझे बताएं अब सॉफ्ट कौन होगा? कार्टिलेज होगी सॉफ्ट या बोन होगा सॉफ्ट? अच्छा, कार्टिलेज होगी। रीजन क्या है सॉफ्टनेस का? आप कहेंगे सर दो रीजन है, मेनली तीन रीजन है। एक तो कार्टिलेज में वाटर ज्यादा है। बोन के सेल में वाटर जो है, बोन के सेल में 20%, और यहाँ पे 65 से ऊपर 65-70% इसमें पानी है। इसीलिए ये क्यों है? सॉफ्ट हो जाएगी। और आप कहेंगे कोलाजन कम है, कैल्शियम कम है, फास्फोरस कम है, इसी वजह से भी ये सॉफ्ट होगी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इसमें क्या होगी? सॉफ्टनेस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और जो बोन्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लचक नहीं होगी। भाई समझ आई बात? ओके, तो आपके कार्टिलेज क्यों मूव करते हैं? हड्डियां मूव नहीं करती, यही रीजन है। अब मुझे सुने, जो बोन्स हैं उनको जो ब्लड है वो ब्लड की सप्लाई है। और जो कार्टिलेज हैं उनको ब्लड की जो सप्लाई है वो डायरेक्टली नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि कार्टिलेज कैसे कैसे फूड लेती हैं
एक तो ये बात समझ लें आप कि ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया एक बोन। ये आपका एक हो गया बोन, और ये बोन का मैंने बना दिया एक ऐसा टुकड़ा, ठीक है। ये बोन हो गया आपका, एक बोन बनाया है हमने। अब इस बोन के अगर इस पार्ट की बात करूं मैं यहां पे आता हूं, वापस लौट के आऊंगा। इस पार्ट को हम कहते हैं एपिफाइसिस। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस, चोटी को एपिफाइसिस। और ये जो पार्ट है बड़ा वाला, चोटी से इस चोटी तक, इस चोटी को फिर क्या कहेंगे? एपिफाइसिस। इस पार्ट को हम कहते हैं डायाफाइसिस या शाफ्ट या डायाफाइसिस। तो बात यह है कि आपकी जो कार्टिलेज है वो यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर बोन के चोटी पर। अगर ब्लड सप्लाई आपके बोन को डायरेक्टली है, इसका मतलब ब्लड सेल्स, बोन के सेल्स को मिनरल, वाटर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, विटामिन सारे बहुत मिल रहे हैं एज कंपेयर टू कार्टिलेज। इसका ये मतलब एक हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि कार्टिलेज कहां से लाएंगे फूड? उसका आंसर है जो बोन के या कार्टिलेज के इर्द गिर्द बॉडी के सेल्स हैं, इर्द गिर्द के बॉडी के जो सेल्स हैं, वहां से सेल टू सेल फूड आएगा, बचेगा थोड़ा थोड़ा तो पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? कार्टिलेज तक। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, सेल टू सेल शॉर्ट डिस्टेंस प्रोसेस के थ्रू कार्टिलेज फूड लेती हैं अपने लोकल एनवायरनमेंट से, नेबरिंग टिश्यूज से, नेबरिंग सेल्स के, फिर चाहे वो बोन्स हो या कोई और सेल हो। कार्टिलेज को डिफ्यूजन के थ्रू फूड मिलता है और थोड़ा मिलता है। अगर इस बोन को फूड मिले, ये बोन ज्यादा इस्तेमाल करेगा या पहले कार्टिलेज को पहुंचा के देगा, आप लो इस्तेमाल करो फिर मुझे लौटा के दो? ऐसा तो प्रोसेस ही नहीं है। डिफ्यूजन कैसे होगा? फैलता जाएगा, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कार्टिलेज तक कंसंट्रेशन कम, ऑक्सीजन, मिनरल वाटर सारी चीजें कार्टिलेज को कम ही मिलेंगी। इसमें वेसल ही नहीं होती, कार्टिलेज में बिल्कुल कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक हो गया। क्रॉस करती हैं कुछ वेसल्स साइड से, बट अवेलेबल नहीं होती यहां पर, कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता यहां पे कि इनको ब्लड मिल सके। तो ये डिफरेंस आ गया। अब मुझे बताएं ग्रोथ रेट किसका ज्यादा होगा, कौन फास्ट रिपेयर करेगा? बताएं। बोन। हालांकि मोर लिविंग है, सॉफ्ट है, ज्यादा पानी है, मोर वाटर कंटेंट है, फिर भी हाईली ग्रोइंग, हाईली रिपेयरिंग, हाईली हीलिंग कैपेसिटी, रीजनरेटिव कैपेसिटी आपके बोन में है। अच्छा, अब बोन की एनाटॉमी को देखें तो फिर हम लौट के आते हैं इस कंसेप्ट पर। भाई मैंने मॉर्फोलॉजिकली बोन के दो पार्ट्स बताए हैं, अब एनाटॉमी पे आते हैं। अगर एनाटॉमी की बात करें तो ये जो आपकी बाहर वाली लेयर है, ये इस लेयर को आप क्या कहेंगे? पहली वाली लेयर को, इस लेयर को आप कहेंगे सर पेरी ओस्टियम। क्या कहा इसको? फर्स्ट लेयर को पेरीओस्टियम, जो बोन का कवर है, जो बोन का कवर है, पेरीओस्टियम। हल्का सा पतला सा टाइटली पैक्ड एपिथेलियल सेल्स का एक कवर है जो को प्रोटेक्ट करता है बोन को। इस पूरे पतले से लेयर को पेरीओस्टियम कहते हैं, बोन के बाहर वाली लेयर। अगर इस पेरीओस्टियम से आगे चलें, पेरीओस्टियम से आगे चलें तो जो पेरीओस्टियम है ठीक उसके साथ
एक बोन का पार्ट है जो कि बहुत मोटा है डायाफाइसिस में, और देखें एपीफाइसिस में पतला हो गया, फिर डायाफाइसिस में ये मोटा है। तो बोन का वो पार्ट जो पेरिओस्टियम के अंदर है वो दरअसल 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक लेयर मैंने आपके सामने ड्रा कर ली है और ये दूसरी लेयर आपके सामने आ रही है। जो दूसरी लेयर है वो ये है भाई दूसरी लेयर। ये अब इन दोनों लेयर्स को मिला हम मिला के क्या कहते हैं, इन दोनों को, किन दोनों को, इन दोनों को हम मिला के कहते हैं क्या, इनको मिलाकर हम कहते हैं एंडोऑस्टियम। क्या कहते हैं, एंडोऑस्टियम। कितनी लेयर्स हैं एंडोऑस्टियम में, कोई बताएगा? एंडोऑस्टियम में कितनी लेयर्स हैं? 2। कौन सी 2 लेयर्स हैं भाई? एक बाहर वाली, एंडोऑस्टियम की बाहर वाली, जिसे हम कहेंगे कंपैक्ट बोन। आप कहेंगे सर अच्छा बात यह है कि पेरिओस्टियम तो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, जो बोन का मास है, जो बोन के सेल्स हैं वो एंडोऑस्टियम है सारी, और एंडोऑस्टियम के बाहर वाली लेयर जो कि बहुत सेल्स पे मुश्तमिल है और सेल आपस में कंपैक्टली अटैच हैं, मजबूती से अटैच है, उस एंडोऑस्टियम की आउटर लेयर को कंपैक्ट बोन कहा। बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, टाइटली पैक्ड सेल्स की वजह से इसे कहा कंपैक्ट बोन। कैल्शियम ज्यादा होगा, फास्फेट ज्यादा होगा, डिपोजिटेड इन द कंपैक्ट बोन, क्लोजली अटैच होंगे, बिल्कुल। कंडेंस कोलाजन होगी, पता है केपीके वाला आपको बताएगा, बुक केपीके वाला आपको बताएगा कि कोलाजन के भी टाइप हैं। कोलाजन 1 प्रेजेंट इन द बोन एंड कोलाजन टाइप 2 प्रेजेंट इन द कार्टिलेज। ठीक है, यहां तक इतना याद कर लें, रट्टा लगा दें, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कोलाजन टाइप 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे कोलाजन टाइप 1, कोलाजन टाइप 2, कोलाजन भी ये चेंज है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। बहरहाल अच्छा, कंपैक्ट बोन। और दूसरा जो पार्ट है भाई, दूसरा जो पार्ट है ये रेड वाला मैंने बनाया है, इस पार्ट को हम कहते हैं स्पंजी। अब कौन मुझे बताएगा स्पंजी बोन कहां पे ज्यादा है, एपीफाइसिस में या डायाफाइसिस में? एपीफाइसिस में, ओके। और डायाफाइसिस में कौन सा ज्यादा है? डायाफाइसिस में कौन सा ज्यादा है? कंपैक्ट बोन ज्यादा है यहां पे, और स्पंजी बोन ज्यादा है यहां पर डायाफाइसिस, एपीफाइसिस में, ओके। अब मेरी बात सुने, अब बची बीच वाली कैनाल, जिसको मैं अब दे रहा हूं ये कलर। ये बीच वाली जो कैनाल है येलो वाली, इसमें बोन मेरो पड़ा रहेगा, और ये बोन मेरो जो है कहलाएगा येलो बोन मेरो। इसे क्या कहेंगे? येलो बोन मेरो। इस कैनाल के अंदर, सेंट्रल कैनाल है बोन की, इस कैनाल के अंदर ये बोन मेरो है, इसे कहेंगे येलो बोन मेरो। ये एक टाइप हो गया बोन मेरो का, इमेच्योर बोन मेरो है, अंदर अंदर वाला बोन मेरो है। इसके बाद स्पंजी बोन जो हैं, स्पंजी सेल्स जो हैं, इन स्पंजी सेल्स के अंदर भी बोन मेरो है, उसका नाम है रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो कहां पे है, लोकेशन बताएं। येलो बोन मेरो कहां पे है, लोकेशन बताएं। और ये बताएं आप कमेंट में कि ब्लड वेसल कहां पे ज्यादा है,
कंपैक्ट बोन और स्पंजी बोन में? वकार है? एक मिनट आप जवाब दें, मैं देखता हूं आकर। वकार है? अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि रेड ब्लड वेसल स्पंजी में ज्यादा होंगी। बिल्कुल, होलो है ना, पानी पिया, होलो है ना, वहां पे ब्लड ज्यादा होगी। तो भाई ठीक आपने कहा, वहां पे ब्लड भी ज्यादा होगी, रेड बोन मेरो भी होगा। बोन मेरो का क्या काम है? बोन मेरो में फ्लूइड है, स्टेम सेल्स हैं, और जो स्टेम सेल्स हैं जो वो प्रोड्यूस करेंगे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और आपके कौन से सेल? प्लेटिलेट सेल। तो इनकी ब्लड की फॉर्मेशन बोन मेरो में होगी, और ये रेड और येलो पिगमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और ब्लड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल पे डिपेंड करता है रेड और येलो बोन मेरो। अच्छा, अब कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे। नेक्स्ट बोर्ड पे चलकर, लिवर भी ब्लड बनाता है? नहीं भाई, लिवर ब्लड बनाता है बच्चों के अंदर। जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो लिवर कहता है बोन मेरो को, भाई अब मुझे 100 काम मिल गए हैं, अब ये ब्लड बनाना आप करें, मुझे ब्लड नहीं बनानी। हाँ, ब्लड को एक्टिवेट करता है। हाँ भाई, अब मुझे बताएं, अगर यहां से ये बोन है और ये बोन जो है यहां से जाए टूट, यहां से टूट जाए, कैसे टूट जाए? ऐसे। जब ये यहां से टूट गया बोन हमारा किसी का भी, अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा अगर बोन टूट गया? एक बात इसको यहां पे छोड़ें, मुझे ये बताएं, ओस्टियोजेनिक सेल्स क्या हैं? ओस्टियोजेनिक सेल्स क्या हैं? सुने, जब बच्चा मां के पेट में बनता है तो पहले बनती है कार्टिलेज। क्या बनती है? कार्टिलेज। जहां पे कार्टिलेज है वहां पे कार्टिलेज खत्म होकर वहां पे बनते हैं बोन, और बोन होते हैं 300 बोन होते हैं 300। जैसे ना मेरी उंगली में बहुत सारे फोल्ड हैं, क्यों है? क्योंकि 1 2 3 ज्वाइंट हैं। अगर एक ज्वाइंट होता तो ऐसे टर्न करती, बस ऐसे टर्न करती, अब ऐसे कर रही है। तो बच्चा मां के पेट के अंदर ऐसे गोल मोल पड़ा होता है, फोल्डेड। इसका मतलब है जो आपके ये बड़े बोन हैं, ह्यूमरस, रेडियस सल्ना, टिबिया फिबुला, थाई बोन, फीमर, रिब्स, ये आपके 2-2 होते हैं। ये डबल ट्रिपल होते हैं, रिब्स आपके डबल होते हैं, अब सिंगल हैं। यानी जब बच्चा पैदा होगा उसमें 300 बोन है, और ये बोन फाइनल एडल्ट तक, यानी जैसे बढ़ता जाएगा बच्चा पैदा होने से बाद, ये बोन बच जाएंगे 206। बोन का फ्यूजन हुआ, बड़े बोन हो गए छोटे छोटे मिलकर। हाँ भाई, अब मुझे बताएं, ओस्टियोजेनिक सेल कौन से हैं? वो एम्ब्रियोनिक सेल जिन्होंने पहले पहले बोन सेल को बनाया। मैं एग्जांपल दूं, आपकी किडनी कहां से बनी है? कहां से बनी है? एंडोडर्म से। तो एंडोडर्म में कोई सेल्स होंगे ना जिन्होंने किडनी, नेफ्रॉन बनाए होंगे। मतलब एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं ये ओस्टियोजेनिक, जो कि फ्यूचर में बोन बनाएंगे, स्केलेटन बनाएंगे आपका। ये बोन सेल नहीं है ओस्टियोजेनिक, एम्ब्रियोनिक सेल है, ये फ्यूचर में बोन बनाएंगे डिफरेंशिएट होकर।
ब्रेन कहां से बना है आपका? स्पाइनल कॉर्ड कहां से बना है आपका? एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म में ब्रेन था क्या आपके पास? नहीं, सेल थे, न्यूरल सेल थे, न्यूरल ग्रूव पड़ा होगा, न्यूरल प्लेट पड़ी होगी आपने, वहां से ब्रेन बना, वो न्यूरोजेनिक सेल कहलाएंगे। समझ आई बात मेरी? ऑस्टियोजेनिक क्या है? जब स्टार्टिंग में बोन बनेगा उन एम्ब्रियोनिक सेल को हम ऑस्टियोजेनिक कहेंगे। अच्छा, जो सेल बनेगा वो नया नया बनेगा, उसे कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट। क्या कहेंगे? ओस्टियोब्लास्ट। क्या है भाई ओस्टियोब्लास्ट? सर आप कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट एक न्यू सेल है जिसमें कैल्शियम नहीं है, फास्फेट नहीं है, कोलाजन यानी मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, मतलब अगर पिछली स्लाइड पे चलें और यहां से हम क्या करें? हटा लें इस कोलाजन को गायब कर दें, कैल्शियम को गायब कर दें, बाकी बचे सेल्स तो खाली सेल यानी अनमिनरलाइज्ड सेल, नॉन मैट्रिक्स्ड सेल जो है वो कहलाएंगे क्या? क्या कहलाएंगे वो? ओस्टियोब्लास्ट। ये बोन के सेल हैं, ये पहले बोन के सेल हैं ओस्टियोब्लास्ट। इमेच्योर हैं, कैल्शियम नहीं है, फास्फोरस नहीं है, मिनरल नहीं है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, बोन का वो सपोर्ट नहीं दे पाते। अच्छा, ओस्टियोब्लास्ट जब कन्वर्ट हो रहा है किसमें? मैच्योर सेल में, उन्हें हम कहेंगे ओस्टियोसाइट। तो क्या कहेंगे आप? ओस्टियोसाइट क्या हैं? आप कहेंगे सर ओस्टियोसाइट वो सेल्स हैं जिनमें ये न्यू नहीं है, ये ओल्ड हैं, ये मैच्योर हो गए, इसमें कैल्शियम होगा, फास्फेट होगा और मैट्रिक्स आ जाएगी यानी कोलाजन आएगी। ऐसे सेल्स को हम कहेंगे ओस्टियोसाइट। अगर मैं कहूं अभी आपकी बॉडी में जो सेल हैं वो कौन से हैं? आप कहेंगे ओस्टियोसाइट बोन के सेल्स हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट है। मुझे बताएं ब्लड का कनेक्शन कौन से सेल्स के साथ है अब आपके बॉडी में ओस्टियोसाइट के साथ? तो ब्लड और बोन के बीच जो रिलेशन है, कैल्शियम का इधर जाना, कैल्शियम का इधर जाना, कैल्शियम का बोन में जाना, ओसिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, कैल्शियम का बोन से ब्लड में जाना, डीओसिफिकेशन, डीमिनरलाइजेशन, डीकैल्सिफिकेशन। ठीक है ना? तो ये जो कैल्शियम का बैलेंस है, हार्मोन का काम है, वो कौन से बोन के सेल्स पर है? ओस्टियोसाइट पर है। मतलब ओस्टियोसाइट आपका कैल्शियम, फास्फेट, साल्ट, विटामिन डी ये सारों को ब्लड में कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हार्मोन के कहने पर काम करता है। जो भी बोन के काम है, सपोर्ट देना, शेप देना, बोन ब्लड को स्टोर करना, ब्लड को बनाना, मिनरल्स को स्टोर करना, विटामिन्स को स्टोर करना। ठीक है ना? फैक्ट्री है ब्लड की, ये बोन के काम है आपके। बोन के नर्व को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट, जैसे स्किन आपकी चेस्ट के अंदर, हार्ट प्रोटेक्टेड है बाय रिब्स, लंग्स प्रोटेक्टेड है बाय रिब्स। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये ओस्टियोसाइट मैच्योर सेल है, फंक्शनल सेल है। अगर अब मैं कहूं यहां से लग गया भाई फ्रैक्चर, यहां पे फ्रैक्चर लग गया, तो मुझे बताएं क्या फ्रैक्चर में ये सेल ऊपर वाले 100% सही होंगे या डिफॉर्म हुए होंगे, एबनॉर्मल हुए होंगे, टूटे फूटे होंगे? क्या ख्याल है? टूटे होंगे, एबनॉर्मल होंगे, जहां से बोन टूटा है सेल भी टूटे होंगे। तो भाई अगर ये टूटे सेल यहाँ पे पड़े रहे और यहाँ पे भी पड़े रहे तो ग्रोथ कैसे होगी, रिपेयर कैसे होगी? अच्छा, जब बोन टूटता है तो ब्लड भी, वेसल भी टूटती हैं तो ब्लड भी आ जाती है, यहाँ पे क्लॉट भी बन जाता है। बहरहाल मेरी बात को सुने, अब एक सेल बनेगा जिसका नाम क्या है?
जिसका नाम अजीब काम है। काम क्या है इस सेल का? इसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग एंड कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल है। कार्टिलेज और बोन सेल को खाने वाला सेल है। आप कहेंगे इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये बात करें। भाई क्या करेगा ये इन एबनॉर्मल सेल्स जो हैं यहाँ पे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं ये वाले, इन एबनॉर्मल सेल को ऐसे काट लेगा। इन एबनॉर्मल सेल को ऐसे ये क्या करेगा? काट लेगा। तो मुझे बताएं ये जो एबनॉर्मल सेल इसने खा लिए, इसने तोड़ लिए, क्या इनसे कैल्शियम नहीं निकलेगा? क्या इनसे साल्ट नहीं निकलेंगे? क्या इनसे फास्फोरस नहीं निकलेगा? निकलेगा ना भाई। तो वो कैल्शियम, वो फास्फोरस, वो साल्ट देगा ब्लड को। यानी ये भी कैल्शियम को क्या करता है? डिपॉजिट करता है। किसमें डिपॉजिट करता है? ब्लड में। अब मुझे बताएं रेगुलेशन इसका काम है या इसका? रेगुलेशन ऑस्टियोसाइट का काम है, डिपोजिशन ऑस्टियोक्लास्ट का काम है। समझ आई ना? डिपोजिशन हर टाइम कौन काम करेगा? ऑस्टियोसाइट। जब फ्रैक्चर होगा तब काम कौन करेगा? जब हड्डियां टूटेंगी तब काम करेगा ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट ने क्या किया भाई? ऊपर वाले सेल्स को खा लिया, ऊपर वाले सेल्स को खा लिया, तो बाकी बच गए जो पुराने पीछे वाले सेल्स हैं, बच गए। अब ये ग्रो करना शुरू करेंगे और ग्रोथ करके ये बोन को क्या कर देंगे? हील आउट कर देंगे, रिपेयर करेंगे। इसका मतलब ऑस्टियोक्लास्ट का काम किसमें है? रिपेयर करने में है, ग्रोथ करवाने में है, और कार्टिलेज को रिप्लेस करना बोन में, ये भी काम ऑस्टियोक्लास्ट का है। अगर मैं पूछूं क्या कार्टिलेज के सेल बोन में कन्वर्ट होते हैं या कार्टिलेज को खाकर कार्टिलेज की जगह पर बोन के सेल बनाए जाते हैं, तो मुझे जवाब चाहिए। क्या कार्टिलेज के सेल को खाकर वहीं पर बोन के सेल बनाए जाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये कौन खाएगा कार्टिलेज के सेल्स को? बताएं उसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोक्लास्ट कार्टिलेज के सेल्स को खाकर, कार्टिलेज के सेल्स को पहले क्या बनी? कार्टिलेज। इनको खाकर इनकी जगह पे बोन बनाना। बोन तो और सेल बनाएंगे, मगर कार्टिलेज को खत्म करना ये किसका काम है? खा जाना। ये काम है ओस्टियोक्लास्ट का। बुक वाले ने कहा है बोन रिप्लेस करेगा कार्टिलेज को, बोन बनेगा कार्टिलेज की जगह, कार्टिलेज कन्वर्ट होगी बोन में। इसका ये मतलब तो नहीं है कि कार्टिलेज सीधी सी बोन में कन्वर्ट हो गई। अच्छा मुझे एक सवाल बताएं, क्या आपके बॉडी के अंदर ऑस्टियोजेनिक सेल्स अभी हैं? काइंडली जल्दी में कमेंट में बताएं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं आपके बॉडी के अंदर? ऑस्टियोजेनिक सेल्स नहीं है। वेरी गुड, एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो। अब अगर हमारे आपके बोन टूट जाएं तो बोन कहां से बनेगा? ऑस्टियोजेनिक सेल तो नहीं। कहां से बनेगा नया बोन? हाँ, कैसे रिपेयर होगा? कौन सा सेल रिपेयर करेगा? भाई मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताएं। पहले काम किसका होगा? पहले भाई काम होगा ऑस्टियोसाइट का। ऑस्टियोसाइट डिफरेंशिएटेड सेल है, ये डिवाइडिंग स्टेज में चला जाएगा और ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट इससे बनते हैं, ऑस्टियोसाइट से। ठीक है ना? चलो एक और बात, आपने कार्टिलेज पढ़े हैं तो मुझे बताएं कार्टिलेज के 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं कार्टिलेज के। एक कार्टिलेज का नाम है इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक जो कि प्योर कार्टिलेज है, जिसमें कोलाजन बहुत कम है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो साफ शिफाफ कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को हम कहते हैं इलास्टिक। और ये आपकी ईयर पिना के अंदर
और आपकी एपिग्लोटिस के अंदर, यानी एपिग्लोटिस आपकी कौन सी कार्टिलेज है, और ईयर पिना ये आपका इलास्टिक कार्टिलेज, प्योर कार्टिलेज है। दूसरी कार्टिलेज है, ये कम से कम ये मिलती है, दूसरे नंबर पर हमारे बॉडी में मिलती है कार्टिलेज कौन सी, फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क यानी दो वर्टिब्री के बीच मिलेगी, और जो नी ज्वाइंट है आपका, नी, उस नी ज्वाइंट में अंदर जो कार्टिलेज है वहां पे मिलेगी फिब्रो कार्टिलेज। इसमें कोलाजन फाइबर ज्यादा होंगे, टाइप 2 कोलाजन ज्यादा होगी, होती टाइप 2 है कार्टिलेज में, ज्यादा होगी, इसीलिए इसको कहते हैं फिब्रो कार्टिलेज। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, सबसे ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट होगी। अच्छा, फिब्रो कार्टिलेज हार्ड है। मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क की स्ट्रक्चर, दो वर्टिब्री के बीच कार्टिलेज, वहां पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो कार्टिलेज है उसके दो पार्ट्स हैं। जो बाहर वाला पार्ट है एन्यूलस फाइब्रोसिस, और बीच वाला न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस सॉफ्ट होगा, एन्यूलस पल्पोसस हार्ड होगा। अब मुझे बताएं ये किस में होगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में तो हो गई, अब बाहर वाले हार्ड पोर्शन में होगी या बीच वाले सॉफ्ट पोर्शन में होगी? एन्यूलस फाइब्रोसिस में बाहर वाले पोर्शन में होगी। ये आपकी कार्टिलेज जनरल कह लें इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होती है, उसके बाहर वाले पोर्शन एन्यूलस फाइब्रोसिस में, हार्ड में फाइबर आ जाएंगे ना, हार्डनेस आ जाएगी, फाइबर नहीं होंगे, इलास्टिसिटी, जितने फाइबर कम उतनी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आएगी। ठीक हो गया। उसके बाद भाई तीसरे नंबर पर आपका कार्टिलेज है कौन सा, ह्यालिन कार्टिलेज। ह्यालिन कार्टिलेज कहां पर होता है? मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज एंड मोस्ट कॉमन कार्टिलेज आपके बॉडी में ह्यालिन कार्टिलेज है। ऑल बोन्स के टिप्स पर ये मिलेगा। अगर साइनोवियल ज्वाइंट है तो वहां पे जो साइनोवियल केप है, केप हम कहते हैं, ये जो कार्टिलेज है ये आपकी कार्टिलेज ये होगी, ह्यालिन कार्टिलेज होगी। और यहाँ पे कैप्सूल बनता है, पढ़ा होगा आपने, तो ये कैप्सूल यानी मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, ये सारा ये आपका कौन सी कार्टिलेज है? ये आपकी ह्यालिन कार्टिलेज है। उसके बाद भाई आपका जो ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है, ये आपकी कार्टिलेज ह्यालिन। नोज के अंदर ह्यालिन कार्टिलेज है। ठीक हो गया, ये आपके ह्यालिन कार्टिलेज के एग्जाम्पल हैं। रिब्स के अंदर आपकी ह्यालिन कार्टिलेज है, जिसको आप एक और नाम देते हैं, रिब्स वाली को क्या कहते हैं पता है? रिब्स वाली कार्टिलेज को आप कोस्टल कार्टिलेज भी कहते हैं, कोस्टल, इंटरकोस्टल मसल के थ्रू। ठीक है, यहां तक भाई आज छोड़ते हैं। हाँ, लैरिंक्स भी आपका ह्यालिन कार्टिलेज में है। लैरिंक्स, ट्रिकिया इलास्टिक है, एपिग्लोटिस इलास्टिक है। ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफी है। 2 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ये वाले दोनों। कल हम पढ़ेंगे जॉइंट्स और उसकी डिजीज, टाइम मिला तो मसल्स के टाइप पढ़ लेंगे, और मसल के टाइप पढ़ने के बाद टॉपिक बचेगा आपका एक ना, बड्डी में पूरा न थी, 2 दिन में पूरा नहीं होगा, तीसरा दिन भी लग जाएगा, मे बी चौथा दिन भी लग जाए। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।